नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड के इतिहास के। जैसा कि हमने आपको बताया भी था कुछ दिन पहले कि उत्तराखंड के इतिहास के बारे में हम नई सीरीज लाने वाले हैं। तो आज से यह सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें उत्तराखंड से संबंधित सारा जो इतिहास से संबंधित जानकारियाँ हैं, उसके बाद फिर हम भूगोल पर आएंगे, उत्तराखंड के भौगोलिक स्थितियाँ, उसके बाद फिर अन्य चीज़ों पर जैसे कि यहाँ की अर्थव्यवस्था या फिर पर्यावरण से संबंधित जो कारण हैं, या पर्यावरण से संबंधित जैसे यहाँ पे नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, व अन्य चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं उत्तराखंड का इतिहास, जो पहला लेक्चर है इस सीरीज का। और इसमें हम जानेंगे कि उत्तराखंड के इतिहास में किस प्रकार जो प्रागैतिहासिक काल था, यानी कि उस काल प्रागैतिहासिक काल जिसमें जो हमें लिखित जानकारी नहीं मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। उत्तराखंड के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। जनरली इतिहास को, उत्तराखंड के इतिहास को ही 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में चर्चाएं की जाती हैं। प्रागैतिहासिक काल का मतलब है कि वह काल जिस काल में जिसके कोई लिखित प्रमाण तो नहीं मिले, लेकिन साक्ष्य जैसे कि अभिलेख वगैरह और पुरातात्विक साक्ष्य उसके मिले हैं। जैसे केव पेंटिंग्स हो गया, जो गुफा चित्र होते हैं वो मिले हैं। और साथ में जो साक्ष्य जैसे मृद भांड हो गया, वहाँ पे जो मिट्टी के बने हुए बर्तन हो गए, साथ में जो ताम्र के बने हुए कुछ औजार होंगे, या पाषाण यानी कि पत्थर के बने हुए कुछ औजार होंगे, तो वो सब मिले हैं। लेकिन लिखित साक्ष्य कुछ नहीं मिले। तब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, तो फिर लिखने का कोई मतलब उस समय नहीं होता है। उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब है जिस कालखंड में मानव लिखना भी जानता था, और शायद उस समय लिखना जानता होगा तो उस समय उस चीज़ों को पढ़ना भी जानता होगा, लेकिन वह जो चीज़ें हैं, वह जो लिखे हुए साक्ष्य हैं, वो आज तक पढ़े नहीं जा सकते हैं। जैसे कि आपने सुना ही होगा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम है 2500 से 1700 के आसपास का जो ईसा पूर्व का टाइम है, तो उसमें फिर आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है, क्योंकि उस समय जो लिपि थी उनकी वह पढ़ी नहीं जा सकी है। जो सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों ने लिखा हुआ था, मोहरों पे लिखा हुआ था, अन्य जगहों पर जो लिखा हुआ था, तो वह अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। तो उसे आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद है फिर ऐतिहासिक काल, यानी कि जब लिखा भी जा सका और उसे आज पढ़ा भी जा सकता है, तो उस काल को हम ऐतिहासिक काल के बारे में रूप में जानते हैं। जैसे कि वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उसके बाद फिर महाजनपद व अन्य काल के बारे में हम जानते हैं। उत्तराखंड में भी इसी प्रकार प्रागैतिहासिक काल में काफ़ी सारे साक्ष्य हमें मिले हैं प्रागैतिहासिक काल के, जिनमें गुफा चित्र हैं, शवाधान हैं, यानी कि बरियल्स जो होते थे उस समय के शवाधान, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, तो वह मिले हैं। साथ में कई पशुओं की हड्डियाँ वगैरह मिली हैं, और कुछ मृदभांड, कुछ पत्थर के औजार, और साथ में वहाँ पे मिले हैं आपके ताम्र उपकरण। तो वह प्रागैतिहासिक काल के श्रेणी में हम उन्हें रखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में उत्तराखंड में हम जानेंगे कि यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक काल से लिखित साक्ष्य तो कुछ प्राप्त होता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो आद्य ऐतिहासिक काल का जो स्रोत है, तो वह है आपका पौराणिक ग्रंथ, जैसे कि महाभारत या रामायण से संबंधित ग्रंथ उस समय के हो जाते हैं। उन्हें हम आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि उनसे हमें जानकारी मिलती है कि उस समय यहाँ पर जो समाज था, सांस्कृतिक स्थितियाँ थी, भौगोलिक स्थितियाँ की थी, किस प्रकार की रही होंगी, हम उनसे अनुमान लगा सकते हैं। ऐतिहासिक काल में फिर हमें राजाओं के बारे में, जैसे चंद राजा, कत्यूरी शासक और जो परमार शासक थे यहाँ पे, तो उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है और लिखा भी गया है। कभी सारे उस समय कवि होते होंगे, तो उन्होंने उन राजवंशों के बारे में लिखा भी है। उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल को जानने के लिए हमें कुछ साक्ष्यों की जानकारी मिलती है, जैसे शवाधान, गुफा चित्र, कपमार्क्स, यानी कि जो ओखली आपने देखी होगी, धान वान कूटने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो ओखली वह कपमार्क्स कहलाती है। मृदभांड, मिट्टी से बने हुए बर्तन, और ताम्र उपकरण, यानी कि तांबे से बने हुए जो उपकरण थे, शायद वह हो सकता है तांबे से बने हुए उपकरण कहीं पर जमीन, कोई सूखी बंजर जमीन खोदने के लिए प्रयुक्त की गई हो, या फिर किसी पशु को मारने के लिए प्रयुक्त की गई हो, तीर बाण जैसा कुछ बनाया गया हो, तो उस प्रकार से हमें साक्ष्यों की जानकारी प्राप्त होती है।
प्रागैतिहासिक काल में उत्तराखंड में अनेक स्थानों से पाषाण काल यानी जो पत्थर का जो काल था जिसमें पत्थर के औजार बनाए जाते थे, पाषाण काल के औजार व उपकरण, गुफाएं, चित्र शैली, महापाषाण कालीन कंकाल और ताम्र धातु आदि उपकरण मिले हैं, जिनसे यहाँ पर उस काल में मानव के निवास होने की जानकारी प्राप्त होती है। मतलब उस समय अगर औजार मिले हैं महापाषाण काल के या बरियल्स मिले हैं, समाधान मिले हैं, कंकाल मिले हैं, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर उस समय मानव का निवास होगा, तभी यहाँ पर ऐसा कुछ मिला है। समाधान की हम सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करते हैं कि समाधान कहाँ कहाँ पर मिले हैं और किस किसने उन्हें खोजा है या कब उनका उत्खनन किया गया। सर्वप्रथम उत्तराखंड में उत्खनन अथवा खुदाई का कार्य 1856 में, 1856 ईस्वी में, ईसा पूर्व की हम बात नहीं कर रहे हैं, ईस्वी की हम बात कर रहे हैं, तो 1856 यानी कि कुछ समय पहले, कुछ 100, 150, 200 साल पहले की यह बात है, 150 साल के आसपास की बात है। तो उस समय के कमिश्नर जो उत्तराखंड के थे तो वह थे कमिश्नर रैमजे, हेनरी रैमजे। उस समय उत्तराखंड के 1856 में ही वह कमिश्नर बनते हैं और उनका जो कार्यकाल रहता है वो 24 साल आगे जाता है। वो हम जब मॉडर्न हिस्ट्री पे आएंगे तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। के कार्यकाल में H.J. हैनवुड साहब, H.J. हैनवुड थे, H.J. हैनवुड साहब ने यहाँ पर खुदाई का कार्य शुरू किया था। सर्वप्रथम उत्तराखंड में जो खुदाई का कार्य शुरू हुआ था वो 1856 में H.J. हैनवुड द्वारा शुरू किया गया, जिन्हें उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक भी माना जाता है। उत्तराखंड में क्या माना जाता है, उन्हें पुरातत्व का जनक उन्हें माना जाता है। और क्या खोजा था उन्होंने, तो देवीधुरा चंपावत में उत्खनन के दौरान समाधानों की खोज की। देवीधुरा एक नामक एक जगह है चंपावत में, वहां पर उन्होंने उत्खनन किया था, खुदाई की थी और वहां से उन्हें समाधान यानी कि जो बरियल्स हैं वहां पर उन्हें क्या मिला था, जो मानव इंसान को मरने के बाद जब दफनाया जाता है तो वही समाधान वहां पर बने हुए थे। तो उन्होंने उसकी खुदाई की थी, उत्खनन किया था, जिसका विश्लेषण उसकी जांच पड़ताल जो की थी वह की थी व्हीलर और इतालवी नामक 2 व्यक्तियों द्वारा की गई थी। और उन्होंने यह बताया कि यह महापाषाण कालीन समाधान और यह महापाषाण कालीन समाधान है और जिन्हें कि नवपाषाण कालीन भी कहा जाता है। उत्तराखंड का मैप हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तराखंड का मैप दोस्तों आपको जो, अगर आप भौगोलिक स्थिति और कई सारे क्वेश्चन इससे भी आपके कम इजीली सॉल्व हो सकते हैं कि उत्तराखंड के मैप में कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो उत्तरकाशी सबसे ज़्यादा उत्तर में उत्तरकाशी स्थित है। फिर आपको देखना है कहाँ पर देहरादून, कहाँ पर हरिद्वार, कहाँ पर जो आपके 13 जिले हैं वह कहाँ कहाँ पर स्थित है, यह थोड़ा आपको पता कर लेना और साथ में इसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पर कौन सा जिला स्थित है। तो वहाँ से फिर आपको वहाँ की नदियाँ समझ में आएंगी, वहाँ के जो दर्रे हैं वो समझ में आएंगे, वहाँ से जो मोटर मार्ग बनते हैं वो आपको समझ में इससे आएंगे मैप से चलते हुए। ठीक है, तो कहाँ पर मिला था, जो चंपावत वाला एरिया है देवीधुरा में, सबसे पहले 1856 ईस्वी में H.J. हैनवुड साहब ने इसकी खुदाई की थी और उसका जो विश्लेषण किया था तो व्हीलर और इतालवी साहब ने उन्होंने उसका विश्लेषण किया था और बताया था कि यह महापाषाणकालीन कब्र हैं या समाधान हैं। आगे है आपका अन्य समाधान। ठीक है, एक तो वहाँ पर मिल गया अन्य समाधान, पश्चिमी रामगंगा घाटी अल्मोड़ा। पश्चिमी रामगंगा घाटी कहाँ पर है, तो पौड़ी से निकलती हुई नदी है पश्चिमी रामगंगा जो है, और अल्मोड़ा में मिलती है। तो अल्मोड़ा के निकट, जो पश्चिमी रामगंगा घाटी अल्मोड़ा के निकट से पाए गए, जिनकी सूचना डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा दी गई, जो कि आदि मानव के कंकाल माने जाते हैं क्योंकि वह आकार में काफ़ी बड़े थे। क्या है, यशोधर मठपाल द्वारा यह खोज की गई थी, सूचना दी गई थी और उन्होंने वहाँ पर क्या ढूंढा कि आदि मानव के उन्होंने कंकाल ढूंढे। आदि मानव मतलब सबसे पुराना जो इंसान हुआ करता था बहुत समय पहले, तो उनके वहाँ पे कंकाल माने जाते हैं क्योंकि आकार में वह काफ़ी बड़े थे। मतलब जो आज के इंसान हैं, जैसे हम अगर अपनी हाइट की बात करें तो 6 फीट या 5 फीट या 4 फीट जैसा भी रहेगा, तो उस समय उनके लगभग मान के चलिए आप उनसे भी काफ़ी बड़े थे भाई, 8-10 फीट के होंगे। तो उस प्रकार के वहाँ पे कंकाल माने जाते हैं कि वहाँ पे कंकाल मिले थे। और अल्मोड़ा को ही अनेक पुरातात्विक जगहों के कारण उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक कला का केंद्र भी माना जाता है। अल्मोड़ा में काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे रामगंगा घाटी में आपके बरियल्स मिल गए, आदि मानव के कंकाल मिल गए। ठीक है, और अल्मोड़ा में काफ़ी सारी गुफाएं मिलती हैं, गुफाएं चित्र मिलते हैं। उसके बाद अल्मोड़ा में अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ आएंगे तो वह भी एक महत्वपूर्ण स्थान था। प्रागैतिहासिक काल का तो केंद्र भी है, लेकिन आगे भी एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में वह जाना जाएगा, उसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। रामगंगा घाटी में सबसे पुराने आदि मानव
उसको नाम दिया गया था रामापिथिकस के अवशेष भी मिलते हैं। यशोधर मठपाल के अनुसार ये महापाषाणकालीन शवाधान 3000 वर्ष पहले के लोगों के थे, जो कृषि और पशुपालक लोग थे। कब के थे ये? 3000 वर्ष पहले, यानी कि आज से अगर हम 3000 वर्ष पूर्व की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास की यह बात है, और उससे भी शायद पूर्व की हो सकती है। तो उस समय क्या था, उनके यह शव होंगे, और वो लोग क्या करते थे, तो कृषि, उनकी संस्कृति क्या थी, कृषि और पशुपालक उनकी संस्कृति थी, और कृषि और पशुपालन वो लोग करते होंगे। दोबारा जब उत्खनन हुआ स्वतंत्रता के पश्चात, यानी कि जब हमें इंडिपेंडेंस डे, आपको पता होगा 1947 में स्वतंत्रता मिली, और उसके बाद यहाँ पे फिर दोबारा उत्खनन या खुदाई का कार्य शुरू हुआ 1956 में। आपको याद रखना है, एक तो 1856 में H.J. हेनवुड किसके कार्यकाल में, तो वह कार्यकाल है आपका हेनरी रैमजे कुमाऊं के, उस समय कमिश्नर होते हैं, ठीक है। उसका 1956 में फिर किसके द्वारा यह खुदाई की गई, तो किसके द्वारा की गई, अब आएगा उसका नाम, उनका नाम आएगा, तो शिव प्रसाद, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, चारण के नाम से भी उनको जाना जाता है। तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के द्वारा यह शुरू किया गया 1956 में जो उत्खनन का कार्य है। और उन्होंने कहाँ पर उत्खनन किया, तो उन्होंने किया था चमोली के मलारी गांव, चमोली के एक अंतिम गांव आपने सुना होगा, चमोली में है, ठीक है। तो चमोली में उसी साइड में एक दूसरा गांव है, जोशीमठ से थोड़ा आगे जाते हुए मलारी गांव पड़ता है। मलारी, आपने रैणी गांव का नाम सुना होगा, तो उसके पास में ही यह है जहाँ पे ऋषि गंगा निकलती है। तो चमोली के मलारी गांव में 1983 और 2001 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहास पुरातत्व विभाग द्वारा भी सर्वेक्षण यहाँ पर किया गया था। 1956 में किसके द्वारा किया गया, तो वह शिव प्रसाद डबराल द्वारा किया गया। उसके बाद 1983 और 2001 में गढ़वाल विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय जो श्रीनगर में स्थित है, तो उनके जो इतिहास के जो पुरातत्व विभाग है, आर्कियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी यहाँ पे सर्वे किया था, सर्वेक्षण किया था। किस बारे में, जो यहाँ पे जो कब्र मिलेंगे, जो महापाषाणकालीन या जो शवाधान मिलेंगे, तो उनके बारे में उन्होंने सर्वेक्षण किया था। और जो इस सर्वेक्षण में जो पुरातात्विक खोजें हुई, जो पता चला, उनके बारे में हम जान लेते हैं कि यहाँ पर प्राप्त होने वाली पुरातात्विक खोजें निम्नलिखित प्रकार से हैं। 5.2 किलोग्राम का स्वर्ण मुकुट। अब आप समझ सकते हैं कि उस समय के आदमी किस प्रकार के रहे होंगे। हो सकता है या किसी देवता के लिए बनाया गया हो, उसकी कोई पता नहीं चलता है कि वो शायद देवता के लिए बनाया गया होगा या फिर इंसान के लिए होगा। तो 5.2 किलो यानी कि 5.5 किलो के आसपास का जो सोने का मुकुट वहाँ से मिलता है। कहाँ से मिलता है? चमोली के मलारी गाँव से। हिमालयी पशु का एक संपूर्ण कंकाल मिला है। हिमालयी एक पशु का वहाँ पे संपूर्ण कंकाल मिला है, जिसे हिमालयी पशु कहा जाता है, और हिमालयी वृषभ भी उसे कहा जाता है, और उसका नाम अगर दिया गया तो वह जुबू भी उसे कहा जाता है, हिमालयी पशु। कि उस समय कोई अलग सा पशु होगा भाई, जो उनकी समझ में नहीं आया कि किस प्रकार का यह पशु है, मतलब बैल जैसा, वृषभ उससे बोला गया तो बैल जैसा हो शायद, लेकिन काफ़ी बड़ा होगा, तो उस प्रकार से उसका संपूर्ण कंकाल, मतलब पूरा कंकाल उसका मिला है, और उसे उन्होंने जुबू नाम भी दिया है। समुद्र में रहने वाले जीवों के अवशेष भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। समुद्र में रहने वाले जीव, तो समुद्र तो उत्तराखंड में हो नहीं सकता, तो किस प्रकार यहाँ पे इस प्रकार के जीव, जो समुद्र के जीव उनके अवशेष मिले होंगे। तो क्या हो सकता है कि यहाँ पे जब आप टेक्टोनिक थ्योरी अगर आप ज्योग्राफी में आपने पढ़ी है या आप पढ़ेंगे, तो आप जानेंगे कि किस प्रकार जो पृथ्वी है जैसे, तो किस प्रकार यहाँ पे पेंजिया और पेंथालासा करके वहाँ पे आता है कि एक समुद्र था और एक आपका लैंड था। तो किस प्रकार जो लैंड आपके जो प्लेटें टूटी, और उसके बाद धीरे धीरे वो किस प्रकार कहाँ से कहाँ पहुँचनी शुरू हुई। तो जो भारतीय प्लेट है, अगर हम वर्ल्ड मैप को देखेंगे या ग्लोब को देखेंगे, तो भारतीय प्लेट जो साउथ अफ्रीका वाला जो क्षेत्र है, तो वहाँ से जो साउथ अफ्रीका नहीं कहूँ, अफ्रीका वाला जो अफ्रीका महाद्वीप वाला जो क्षेत्र है, तो वहाँ पे एक मेडागास्कर वाला, थोड़ा सा मेडागास्कर वाला इलाका, वहाँ माना जाता है कि उसी इलाके के आसपास से जो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, ये वाला जो भाग है भारत में का मैप में, ये वाला जो भाग है, तो ये वाला भाग वहाँ से काफ़ी सारा तैर कर वो, जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप पढ़ेंगे तो समझेंगे किस प्रकार वह टूट कर तैर कर आगे बढ़ता है, और अंत में जाकर जो यहाँ पे जो लैंड था, ठीक है, उससे वह टकरा जाता है। माना जाता है कि यहाँ पे टेथिस सागर शायद रहा होगा उस समय में, और वह टकरा जाता है। उसके बाद फिर हिमालय की रचना होती है, तो हो सकता है तब यहाँ पे सागर यानी समुद्र रहा होगा, और जब वह टकराया, जो हिस्सा जो दूर से आया था, तो वह हिस्सा जब टकराता है यहाँ से इस प्लेट से,
ठीक है, दो प्लेटें टकराई आपस में, तो उसमें क्या होता है कि एक हिमालय का निर्माण होता है और हिमालय वाला क्षेत्र यह है, तो उस समय यहाँ पे सागर रहा होगा और उसमें जो जीव हैं वो दब गए होंगे, खत्म हो गए होंगे, तो उनका यहाँ पे कंकाल अवशेष मिलते हैं। ठीक है, आगे हैं यहाँ पे घोड़े के अश्व कंकाल भी यहाँ पर मिले हैं। तो घोड़े के कंकाल का मतलब होता है कि यहाँ पर घोड़े भी उस समय होते होंगे और उनका भी प्रयोग काफ़ी सारे कार्यों में किया जाता होगा। पानी रखने के लिए प्रयुक्त चमड़े का एक बर्तन यहाँ पे मिला है, ठीक है, जिसे कुतुब कहा जाता है, और उसमें मोनाल का चित्रण किया गया, एक पक्षी का उसमें चित्रण किया गया है। तो शिव प्रसाद डबराल जी बोलते हैं कि वो शायद मोनाल पक्षी का चित्रण है। और मोनाल क्या है, यहाँ का उत्तराखंड का राजकीय पक्षी भी मोनाल यहाँ पर है। सिंधुकालीन समाधानों का प्रमाण, सिंधुकालीन का मतलब है जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाधान होते थे उनका प्रमाण भी यहाँ से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार शवों को दफनाया जाता था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में युगल समाधान यानी कि स्त्री और पुरुष का शव को एक साथ दफनाने की प्रक्रिया भी मिलती है। इस पुरुष के साथ यानी कि इंसान के साथ, स्त्री या पुरुष किसी के साथ भी क्या है, कुत्ते को भी दफनाने का चित्रण यानी कि प्रमाण मिलता है। उसके साथ में पूर्व तथा पश्चिम की ओर जो सर किया गया था किसी इंसान का, भाई सर उन्होंने क्या किया, पूर्व की ओर करके उसको दफना दिया या फिर पश्चिम की ओर करके उसको दफनाया हुआ। इस प्रकार उसके साथ में घुटने मोड़कर किसी पुरुष के या महिला के उन्होंने घुटने मोड़कर उनको दफनाया हुआ है। तो उस प्रकार का क्या समाधान का प्रमाण भी यहाँ पर मिलता है, जो कि सिंधुकालीन सभ्यता में भी ऐसा कुछ होता था। तो माना जाता है कि उस प्रकार शिव प्रसाद डबराल ने बोला कि यहाँ पर सिंधुकालीन समाधानों का प्रमाण भी मिला है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि युगल समाधान मिला है, जो पूर्व और पश्चिम की ओर सर किए हुए इंसानों के समाधान मिले हैं, घुटने मोड़कर इंसान को दफनाया गया। तो उससे क्या पता चलता है कि ऐसा सिंधु काल में भी होता था, तो यहाँ पर भी होता है। मतलब सिंधु काल की यहाँ पे जो सभ्यताएं, जो उनकी सभ्यता थी उससे संबंधित यहाँ पे भी प्रमाण मिलते हैं। समाधानों के साथ काले एवं चित्रित मृद भांड, जो मिट्टी के बने हुए बर्तन थे, तो उन्हें काला शायद उन पे पॉलिश की गई थी और साथ में उन पे चित्र भी वहाँ पे किए गए होंगे। कांसे का कटोरा, एक कांसे का कटोरा भी बोला जाता है कि कांसे का कटोरा भी यहाँ से मिलता है। आगे है यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे अलंकारिक आलेखन, अलंकारिक आलेखन भी यहाँ से प्राप्त होता है। अलंकारिक आलेखन का मतलब है जैसे कि आप पहले पेंटिंग वेंटिंग बनाते होंगे बचपन में, तो उस प्रकार कुछ इस प्रकार से आप अलंकारिक या आप मेहंदी वाला जो आप आज हाथों पे मेहंदी बनाते होंगे, ठीक है, बारात शादियों में बनाते होंगे या अन्य भी कभी बनाते होंगे, तो उसमें एक अलंकारिक आलेखन होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे भी पाया जाता है। जैसे यहाँ पे अब मैंने चित्रित और समाधानों के साथ रखे हुए थे वो काले और चित्रित मृद भांड जो होते हैं, तो वो अलंकारिक आलेखन उन पे शायद बनाया गया होगा, शायद नहीं उन पे बनाया ही गया था, तो वह यहाँ पे मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे समाधान मिले थे। ठीक है दोस्तों, समाधान इस प्रकार यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गुफा चित्रों के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो गुफा चित्र किस प्रकार रहे होंगे और क्या रहे होंगे, उसका मैं आपको तस्वीर भी आगे दिखा दूंगा किस प्रकार गुफा चित्र उस समय बने हुए थे। आज के जैसा तो हो नहीं सकता है, तो उस प्रकार वहाँ पे कुछ अलग ही गुफा चित्र, जैसे पुरुष और महिला का इस प्रकार से चित्र वहाँ पे बनाया जाता था, वो आगे मैं आपको दिखा दूंगा। 1968 में डॉक्टर MP जोशी, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सारे के सारे और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, द्वारा सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक शैलाश्रय का मतलब होता है शैल का मतलब होता है जो पत्थर या बहुत बड़े पत्थर होंगे, शैलाश्रय का मतलब हो जाता है गुफा की खोज की गई। यानी कि 1968 में डॉक्टर MP जोशी द्वारा सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल का जो शैलाश्रय की खोज की गई, जो कि लाखों उड्डीयार के रूप में जाना जाता है। तो लाखों उड्डीयार की खोज कब हुई, 1968 में हुई। किसके द्वारा, तो डॉक्टर MP और जोशी के द्वारा यह की गई। यह स्थान जो लाखों उड्डीयार है अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर स्थित है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि लाखों उड्डीयार किस नदी के तट पर स्थित है, तो सुयाल नदी के तट पर वह स्थित है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर स्थित है। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जो मार्ग है, मोटर मार्ग है, वहाँ पर वह जो स्थान है लाखों उड्डीयार वहाँ पर मिलता है। और जो अन्य स्थान में मिलते हैं तो उसके 15 किलोमीटर के आसपास के अराउंड के क्षेत्र में वह मिलते हैं। जो अन्य वहाँ पर गुफाएं मिलती हैं वो उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। चित्रों की विशेषताएं,
उन जो चित्र मिले हैं, जो शैलाश्रय में, जो गुफा में जो चित्र मिले हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, तो उसको एक बार हम जान लेते हैं। जो उनका रंग है, ठीक है, जो चित्र मिले हैं उनका किस प्रकार का रंग है, तो सफ़ेद रंग, काला रंग, गेरू और गुलाबी रंग के वहाँ पे 4 प्रकार के रंगों के वहाँ पे चित्र मिले हैं। सामूहिक नृत्य, वहाँ पे सामूहिक नृत्य यानी कि साथ में नृत्य करते हुए 2 मंडलियाँ मिली हैं, जिनमें एक में 34 आदमी और दूसरे में 28 गिने जा सकते हैं। संभवतः अभी ऐसा भी हो सकता है कि वह धुंधले पड़ गए हों, लेकिन पहले गिने जा सकते थे, लेकिन समय के साथ धुंधले भी वह होते जा रहे हैं। भाई काफ़ी सालों, अब वो किसकी बात कर रहे हैं हम, जो वो पाषाण कालीन प्रागैतिहासिक काल की हम बात कर रहे हैं, उस समय से वह उन्होंने किसी प्रकार कोई व्यक्ति वहाँ पर रहे होंगे, तो उन्होंने वहाँ पे दर्शाने की कोशिश की होंगे कि यहाँ पर हम कभी थे। और आपने आजकल क्या मतलब, आपने देखा होगा कि आजकल अभी भी काफ़ी सारे लोग, पहले जब आप स्कूल में रहते होंगे तो स्कूल में कहीं ना कहीं डेस्क पे कुछ लिख देते थे, हम लोग स्वयं कुछ ऐसा करते थे, तो डेस्क पे कुछ लिख देते थे, या फिर कहीं दीवारों पे कोई, ठीक है, बैक साइड की दीवार है तो कुछ लिख दिया, और काफ़ी सारे पत्थरों पे भी, या कहीं गुफाओं में आपको आज भी लोग लिखते रहते हैं ऐसा कुछ भी, कई आपको शहरों में देखा होगा आपने, काफ़ी सारी जगहों पे भी ऐसा लिखा रहता है। तो उस प्रकार भी दर्शाने के लिए, मतलब कुछ ना कुछ कोई दर्शाना चाह रहा होगा, तो उस प्रकार से उन्होंने भी भाई वो दर्शाना चाह रहे होंगे कि हम यहाँ पर नृत्य करते हैं, या इस प्रकार कुछ जैसे भी उनकी सोच रही होगी, तो उन्होंने इस प्रकार मानव उनको दिखाया था, इस प्रकार उन्होंने चित्र कुछ बनाए थे। ठीक है, ये पुरुष हो गए, ये महिला हो गई, तो इस प्रकार उन्होंने चित्र बनाए थे। ऐसा भी हो सकता है भाई कुछ काम नहीं रहा होगा बंदे का, उसने अपने चित्र बना दिए वहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आज तो जो लिखते हैं, तो भाई हमारा कुछ काम नहीं रहा तो इसलिए हमने डेस्क पे लिख दिया, वो ऐसा होता है ना। तो इस प्रकार उस समय, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस समय वो जानते नहीं थे, कुछ भी हो सकता है, मतलब उससे हम संभावित ही बात कर सकते हैं। एक्चुअल वो क्या बोलते हैं कि एब्सोल्यूट कुछ नहीं है, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो एब्सोल्यूट उसमें कुछ नहीं होता है। आपका नज़रिया अलग हो सकता है देखने का चीज़ों को, हमारा नज़रिया अलग हो सकता है, एब्सोल्यूट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप जो बात मैं कह रहा हूँ वो गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। तो इतिहास पढ़ने का, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इन चीज़ों से थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किस प्रकार हम किसी एक विचारधारा के अंतर्गत ना आए, हमें सब चीज़ों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पर 2 मंडली में नृत्य करते हुए जो चित्र मिले हैं, तो उसमें एक में 34 आदमी और दूसरे में 28 अभी तक गिने जा सकते हैं, या कुछ समय पहले तक गिने जा सकते थे, अब शायद बहुत धुंधले हो चुके हैं या फिर होते जा रहे होंगे। 6 मनुष्यों को एक जानवर का पीछा करते हुए दिखाया गया है। कोई जानवर रहा होगा, उसका जो 6 लोग हैं उनको वहाँ पे उसका पीछा करते हुए वहाँ पे दिखाया गया था। अलंकारिक आलेखन, अलंकारिक आलेखन भी वहाँ से मिलता है, यानी कि मैंने आपको अलंकारिक आलेखन आपको बता दिया कि अलंकारिक आलेखन क्या होता है। जैसे कि वर्तमान में आप मेहंदी हाथों पे करते होंगे, तो वह भी एक प्रकार का अलंकारिक आलेखन है। दैनिक जीवन के दृश्य, अलंकार का मतलब होता है जो शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार जैसे आभूषण, तो शोभा बढ़ाने वाले जो आलेखन होते हैं, जो लिखे हुए या फिर अंकित किए हुए आलेखन जो होते हैं, उन्हें अलंकार। आपने अगर हिंदी में पढ़ा हो तो अलंकार का सबसे पहले ही उसके जो परिभाषा आती है तो वो ही इस प्रकार होती है कि अलंकार का अर्थ है आभूषण, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को हम अलंकार कहते हैं। इस प्रकार आपने पढ़ा होगा। दैनिक जीवन के दृश्य, वहाँ पे दिन में दैनिक जीवन का मतलब है, आपको समझ में आ ही होगा, दैनिक जीवन में जो डेली आप करते हैं, जैसे खाना खाना या फिर कुछ कार्य करना, इस प्रकार से दैनिक जीवन के दृश्य वहाँ पे मिलते हैं। रेखाओं और बिंदुओं से बने ज्यामितीय चित्रण, ज्यामितीय चित्रण का मतलब जैसे आपने त्रिभुज वगैरह, आपने एंगल वेंगल पढ़ा होगा, तो वो ज्यामितीय चित्रण होते हैं। तो रेखाओं और बिंदुओं से बने वहाँ पे ज्यामितीय चित्रण भी वहाँ पे पाए जाते हैं। अल्मोड़ा की अन्य जगह से भी शैलाश्रय मिलते हैं। जो कुआं वाला क्षेत्र है, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा शैलाश्रय यानी कि गुफा चित्र यहाँ से बहुत ज़्यादा मिलते हैं, अल्मोड़ा क्षेत्र से। और अल्मोड़ा क्षेत्र यहाँ पे प्रागैतिहासिक कला का केंद्र भी उत्तराखंड में किसको माना जाता है, तो अल्मोड़ा को ही माना जाता है। आपको यह पॉइंट नोट करके याद रखना है। जो अन्य जगह हैं वो हैं फड़कानौली, फलसीमा, लुएथा, पेटसाल, काला माटी, डीडा पानी और अन्य इस प्रकार से जगह वहाँ पे मिलती हैं। ये सभी शैलाश्रय काला माटी और डीना पानी की पर्वत श्रृंखलाओं के पूर्व में स्थित हैं और 15 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में यह पाए जाते हैं। कौन कौन से जो पर्वत श्रृंखलाएं, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो काला माटी और डीना पानी की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसके जो पूर्व में, ठीक है, ईस्ट में वो स्थित हैं, जो शैलाश्रय हैं, गुफा पेंटिंग्स हैं, केव पेंटिंग्स हैं।
फड़का नौली क्या है, तो इसमें 3 शैलाश्रय, 3 प्रकार की 3 इसमें गुफाएं मिलती हैं जिनके चित्रण अब लगभग धुंधले पड़ चुके हैं। इसकी खोज किसने की थी, तो यशोधर मठपाल द्वारा 1985 में इसकी खोज की गई थी, फड़का नौली। तो इसमें जो 3 हैं उसमें क्या होता है कि एक में शायद 20 चित्रण मिले हैं, एक में शायद 10 चित्रण मिले हैं। इस प्रकार उनके जो मनुष्यों के सामूहिक नृत्य उसमें हो सकता है। ये मतलब धुंधले हैं तो उतना ज़्यादा पता नहीं चल पाता है कि भाई क्या है इसमें बना हुआ। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही याद रखना है कि इसमें भाई 3 शैलाश्रय मिले हैं, 3 शैलाश्रय भी नहीं पूछा जाएगा। इसमें जो पूछा जाना है तो वो इसकी खोज किसने और कब की थी, तो डॉक्टर यशोधर मठपाल जी ने 1985 में इसकी खोज की थी, किसकी, फड़का नौली। फल सीमा, योग एवं नृत्य मुद्रा वाली मानव मूर्तियां। योगा आपको पता ही होगा कि योग क्या होता है, पतंजलि जी योग दर्शन से संबंधित हैं। आप जब आप शुंग काल पढ़ेंगे तो उसमें आपको फिर पोस्ट मौर्यन यानी मौर्योत्तर काल के बारे में फिर आपको जानकारी मिलती है, तो वहाँ से फिर पतंजलि जी का पता चलता है। तो उन्होंने तो उस समय मतलब उससे पहले भी योगा ऑब्वियसली होता होगा यहाँ पे, उन्होंने तो उस जो पुरानी विधि थी उनको अपनाने का दोबारा प्रयास किया, उन्होंने लिखा भी उस पर। लेकिन उस समय से पहले भी योग तो बहुत पुरानी बात है, हो सकता है कि मतलब हजारों साल पहले की बात है, योग उस समय करते होंगे लोग, ये पता चला होगा उनको योग के बारे में। तो फल सीमा से क्या होता है, अल्मोड़ा में जो फल सीमा नामक जगह है उससे क्या होता है, योग तथा नृत्य मुद्रा, ठीक है, मतलब वाली मानव मूर्तियाँ वहाँ से मिली हैं। जो मानव की जो मूर्तियाँ हैं वो नृत्य मूर्तियाँ, जैसे कि आपने एक मूर्ति के बारे में आपने सुना होगा, नटराज की एक बहुत प्रसिद्ध मूर्ति है, ठीक है, नटराज की एक प्रसिद्ध मूर्ति है। और जब आप विजयनगर साम्राज्य हम पढ़ेंगे तो उस समय भी इस बारे में हम चर्चा करेंगे। नटराज की एक प्रसिद्ध मूर्तियाँ हैं और योग मूर्ति भी वहाँ से मिलती है। लुएथाप, लाल रंग से निर्मित चित्रण, जिसके कारण संभवतः इसका नाम पड़ा। जो लुएथाप जगह है, थाप का मतलब हाथ से जो थाप करते हैं, ठीक है, हाथ का जो चित्रण करते हैं, मतलब आप हाथ पर आपने रंग लगाया और आपने छाप दिया वो किसी दीवार पे, तो वह थाप बोला जाता है। तो लुएथाप मतलब लाल रंग के थाप, तो लाल रंग से निर्मित चित्रण के कारण संभवतः इसका नाम लुएथाप पड़ा। यहाँ पर भी 3 शैलाश्रय स्थित हैं। मानव को शिकार करते और हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए यहाँ पर दर्शाया गया है। मानव को क्या, शिकार करते और हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते, यानी कि ऐसा कुछ रहा होगा। अभी मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ बनाया होगा उन्होंने, ठीक है। तो इस प्रकार हाथ में हाथ डालते हुए नृत्य उनका कर रहे हैं और वहाँ से मानव को शिकार करते हुए भी वहाँ पे दिखाया गया है। पेटसाल नामक एक जगह है वहाँ पे ही अल्मोड़ा में, तो वहाँ पर कत्थई रंग से रंगी हुई नृत्य। कत्थई रंग का मतलब है जो कत्था अगर आपने कभी पान खाया हो तो वहाँ पे कत्थे का जो कलर होता है, ठीक है, भूरा टाइप का थोड़ा सा कलर होता है, तो उस प्रकार से रंगी हुई नृत्य करती हुई मानव की आकृतियाँ वहाँ पे मिलती हैं। कहाँ पे मिलती है, पेटसाल से मिलती हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, कत्थई रंग से कहाँ पे पेंट हुआ है, तो भाई पेटसाल में वहाँ पे पेंट हुआ है, यानी कि रंगी हुई नृत्य करती हुई इस आकृतियाँ वहाँ से इंसान की मिलती हैं। इसकी खोज 1990 में डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा की गई। तो डॉक्टर यशोधर मठपाल ने एक खोज किसकी की, 1985 में फड़कानौली की, और दूसरा पेटसाल की खोज उन्होंने 1990 में की थी। और 1968 में किसकी खोज होती है, तो वह मैंने आपको बताया था क्या, लाखों उडियार, कौन करता है, MP जोशी जी इसकी खोज करते हैं। अब गढ़वाल क्षेत्र से भी शैलाश्रय मिले हैं, तो उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। गढ़वाल क्षेत्र से 2 शैलाश्रयों की खोज की गई, गोरख्या उडियार, और गोरख्या भी इसको कहा जाता है, गोरख्या, तो आप कंफ्यूज ना होइए, बस आपको याद रखना है गोरख्या जो भी आएगा तो आपने किस प्रकार से एग्जाम में करना है। गोरख्या उडियार और किमनी गाँव, ठीक है, यहाँ से 2 शैलाश्रयों की खोज हुई है। कहाँ पर हैं दोनों, तो चमोली जिले में स्थित हैं। गोरखा उडियार चमोली जिले के डुंगरी गांव में यह स्थित है गोरखा उडियार। इसका नाम कैसे पड़ा, तो इसका नाम पता कैसे पड़ा आपको बता देता हूँ मैं, कि यहाँ पे माना जाता है कि जो गोरखा शासन रहा उत्तराखंड में, ठीक है, तो जो गोरखा लोग थे उस समय जो गांवों से लूटपाट करके वह क्या करते थे कि जो लूटपाट उन्होंने जो सामान जो लूटा था या फिर जो आभूषण वगैरह, जो पैसे वगैरह, जो उस समय जो पैसे का मतलब है उस समय जो वहाँ पे मुद्राएं रही होंगी वो लूटी, तो उनको लूट के माना जाता है कि वो यहाँ पे छुपा देते थे, उन्होंने यहाँ पे छुपाया होगा, तो इस कारण यहाँ का नाम गोरखा उडियार पड़ा, कि वहाँ पे यह रहे होंगे, उन्होंने वहाँ पे लूट का माल छुपाया होगा। लेकिन असल बात क्या है कि वहाँ पे ना ही गुफा जैसे कोई
बात है, ना ही मतलब उडियार जैसा। उडियार गुफा एक ही बात है। उडियार गढ़वाली में या कुमाऊनी में बोला जाता है और गुफा उसको हिंदी में बोला जाता है। तो उडियार जैसी वहाँ पे कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे छुपाने की तो मतलब खाली ये एक इस प्रकार की है कि शायद ऐसा हुआ होगा, संभवतः ऐसा हुआ होगा। तो कंफर्म कुछ नहीं है कि ऐसा ही हुआ होगा कि वहाँ पे गोरखा लोग आए, या कुछ और भी हो सकती है बात वहाँ पे नामकरण का। लेकिन संभव यही मिलता है कि वहाँ पे वो लूटपाट करके शायद चीज़ें छुपाते होंगे, तो इस नाम से, इसके कारण वहाँ पे गोरखा उडियार उसका नाम पड़ा। तो वहाँ पे गुफा जैसी कोई बात भी नहीं है। वो आगे मैं आपको गोरखा उडियार का एक दृश्य भी आपको, चित्र आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर पीले रंग की धारीदार चट्टान, जो पीले रंग की धारीदार चट्टान पर गुलाबी व लाल रंग से अंकित चित्र मिले हैं। जो पीले रंग की चट्टान है वहाँ पे क्या है, पीले रंग की धारीदार चट्टान, और उसमें क्या है, गुलाबी एवं लाल रंग से अंकित चित्र मिलते हैं। यह आपको याद रखना कि पीले रंग की चट्टान पर गुलाबी और लाल रंग से अंकित चित्र। डॉक्टर मठपाल के अनुसार यहाँ पर 41 आकृतियाँ हैं, जिनमें 30 मानव आकृतियाँ, 8 पशुओं की आकृतियाँ और 3 पुरुष की आकृतियाँ। मतलब 3 जो पुरुष हैं वो शायद अन्यत्र बने होंगे, अन्य जगह पे बने होंगे, जो आकृतियों में बने होंगे, और 30 एक साथ बने होंगे। तो उसमें मतलब मानव से मतलब है कि स्त्रियाँ भी हैं, पुरुष भी हैं। 30, 8 पशु हैं और 3 पुरुष ही हैं। इस प्रकार वहाँ पे 41 आकृतियाँ मिली हैं। किसके अनुसार है यह? डॉक्टर यशोधर मठपाल जी के अनुसार। चित्रकला की दृष्टि से संभवतः उत्तराखंड की उस काल की, यानी कि जो प्रागे ऐतिहासिक काल की यह सबसे सुंदर कृतियाँ मानी जाती हैं। मतलब इस प्रकार की अगर कुछ कृतियाँ भी रही होंगी, लेकिन उसके हिसाब से, उस काल के हिसाब से, उस समकालीन हिसाब से वह भाई सबसे सुंदर कृतियाँ वहाँ पे संभवतः मानी जाती हैं कि यह हैं। बकरी जैसे जानवरों के यहाँ पे चित्रण मिलते हैं। मुख्य विषय पशुओं को हांका देकर घेरना है। जो यह पेंटिंग यानी कि जो चित्र हैं उनका जो मुख्य विषय है उसको, उसमें क्या है कि पशुओं को हांका देकर, पशुओं को घेरना है। हाँक कर एक आदमी इधर से आया, एक आदमी इधर से आया, एक आदमी इधर से आया, इस प्रकार से पशुओं के बीच में घेरने की वहाँ पे बात की गई है। पशुओं को हांका देकर बीच में घेरने की वहाँ पे जो विषय है, मुख्य विषय चित्रों का, तो वह क्या है, पशुओं को हांका देकर घेरना। और बकरी जैसे जानवरों के चित्रण वहाँ पे मिलते हैं। तो जानवरों के चित्रण कहाँ पे मिलते हैं? तो आपको याद रखना है, गोरखा उडियार चमोली के डुंगरी गांव में स्थित है, वहां से मिलते हैं। और यह पीले रंग की धारीदार चट्टान पर गुलाबी एवं लाल रंग संकेत चित्र यहाँ पे मिलते हैं। इस उद्यान को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो राकेश भट्ट जी को इसको उद्यान को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। यह नाम भी आपको याद रखना है, क्या पता कभी आयोग पूछ ले। आगे मैं आपको चीज़ें देखिए, आप अब चित्र इस प्रकार से वहाँ पे चित्र हैं भाई। देखिए आपको यहाँ पे लाल रंग के यहाँ पे चित्र दिख रहे होंगे। किस प्रकार के वहाँ पे चित्र हैं? इस प्रकार के, मतलब ऐसा कुछ बनाया हुआ है, इस प्रकार से एक एरो जैसा निशान कुछ बनाया गया है इस प्रकार से। तो उस समय लोग इसी प्रकार से जानते होंगे। आज के लोग तो भाई इस प्रकार से अगर रहे, इस प्रकार से भी बनाए तो समझ लेंगे थोड़ा आधुनिक हो गए थे वो, लेकिन उन्होंने इंसान को दिखाने के लिए इस प्रकार से कुछ बनाया गया है, एरो जैसा बनाया गया। तो उसका मतलब है कि यह पुरुष रहे होंगे, और बहुत सारे पुराने यह चित्र हैं। इस प्रकार ये देखिए, ये समूह नृत्य है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वही लाखों उडियार का चित्र है, और यह समूह नृत्य है। कैसे, किस प्रकार से नृत्य कर रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ एरो जैसा है, पैर भी हैं और साथ में ये हाथ शायद होंगे। तो इस प्रकार से ये फिर ऐसा है, फिर ऐसा, इस प्रकार से दिखाया गया है। तो यह समूह नृत्य मिलते हैं, इस प्रकार से वहाँ पे दिखाया गया है। लाखों उडियार का चित्र है, तो इस प्रकार वहाँ पे लाल कलर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि है। और यह है गोरखा उडियार, आपकी गोरखा उडियार। तो उडियार जैसा आपको कुछ यहाँ पे लग नहीं रहा होगा कि यहाँ पे गोरखा उडियार है, लेकिन यहाँ पे भी चित्रण मिलता है। तो ये उत्तराखंड के गुफा चित्र हैं, इस प्रकार से हैं। आप इन तस्वीरों को एक बार ढंग से भी देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर बने हुए हैं। थोड़ा सा क्या हुआ कि इससे एक समझ विकसित होती है कि भाई हमने अगर उन चीज़ों को देखा है तो हम बशर्ते उन चीज़ों के बारे में उतना नहीं भी जाने, लेकिन अगर उन्हें देखा है तो हमें पता लग जाता है कि वहाँ पर इस प्रकार के चित्र बने हुए हैं, और इस प्रकार हाथों में हाथ डाल के वो बने हुए। तो यार जो चित्र है, स्मृति कुछ हमें पढ़ने से ज़्यादा, मतलब कुछ चीज़ हमने पढ़ी है उससे ज़्यादा हमें चित्र जल्दी याद या काफ़ी समय तक याद हमें रहते हैं। जो स्मृतियाँ हैं वो ज़्यादा याद रहती हैं। आगे है फिर किमनी गांव, जो ग्वालदम कर्णप्रयाग मोटर मार्ग पर एक स्थित एक छोटा सा गांव है किमनी गांव। तो उससे भी प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल के जो शैलाश्रय यानी कि गुफाएं मिलती हैं। तो सफ़ेद रंग से वहाँ पे चित्रित एक शैलाश्रय मिलता है। कहाँ पे? किमनी गांव, एक थराली नामक जगह है वहाँ पे। तो थराली से थोड़ा सा पास में ही
वह किमनी गांव है और वहाँ पे शैलाश्रय मिलता है। पशुओं और हथियारों के चित्रण जो कि अब लगभग धुंधले हो चुके हैं, और हथियारों के चित्रण भी यहाँ से पाए जाते हैं। तो हथियारों के चित्रण कहाँ से पाए जाते हैं? तो किमनी गांव से पाए जाते हैं। और क्या है कि लोग अब लगभग बहुत धुंधले पड़ चुके हैं पशुओं और हथियारों के चित्रण। इसके अलावा उत्तरकाशी जिले में पुरोला के निकट एक हुडली नामक स्थान पर काले रंग का एक आलेख मिला है। यह आपको याद रखना है कि काले रंग का एक आलेख मिला है हुडली, और यहाँ पे नीले रंग का भी प्रयोग हुआ है, तो वह भी आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि किस गुफा में नीले रंग का प्रयोग हुआ है, तो हुडली उत्तरकाशी में वह गुफा स्थित है। और नीले रंग से रंगे गए शैल चित्र, यानी कि जो शैल चित्र मतलब पत्थर पे बने हुए जो चित्र हैं वह नीले रंग से रंगे गए हैं। कहाँ पे? हुडली नामक स्थान में। कहाँ पर है यह? उत्तरकाशी के पुरोला के पास में। डॉक्टर मठपाल के अनुसार वह आलेख जो लिखा गया है लगभग 2100 से 1400 वर्ष पुराना है, और उसमें शंखलिपि में लिखा गया जो अब तक पढ़ा नहीं जा सकता। कौन सी लिपि पाई जाती है वहाँ से? तो शंखलिपि वहाँ से पाई जाती है। और कितने साल पुराना है? 2100 से 1400 वर्ष पुराना है। और शंखलिपि कहाँ से मिलती है? तो हुडली नामक जगह से मिलती है। आपको यह पॉइंट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम अब। ओखली एवं कपमार्क्स अथवा कपमार्क्स। ओखली जैसे कि कोई पत्थर है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कपमार्क्स बने हो। ओखली धान वान कूटने के लिए प्रयुक्त होता है पहाड़ों में, तो वह वहाँ पे मिले हैं ओखली और कपमार्क्स जो मिले हैं। ओखली अथवा कपमार्क्स जो मिले हैं वह महापाषाण कालीन हैं। और कहाँ से मिले हैं तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण में 12 समांतर पंक्तियों में खुदे हुए। द्वाराहाट कहाँ पर है? तो अल्मोड़ा में स्थित है। और वहाँ चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण में क्या है? 12 समांतर पंक्तियों में यह खुदे हुए हैं। क्या खुदे हुए हैं? तो ओखलियाँ वहाँ पे खुदी हुई हैं। रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में 73 कपमार्क्स, जो रामगंगा घाटी है उसके जो नौला ग्राम में है, और हम अल्मोड़ा की बात कर रहे हैं, यह आपने ध्यान रखना है। 73 कपमार्क्स डॉक्टर मठपाल द्वारा खोजे गए। यानी कि वहाँ पे भाई क्या उस समय धान की फसल या उस प्रकार से कुछ अन्यत्र फसल होती होगी, तो वह कूटने का, धान वान कूटने के लिए ओखली बनाते होंगे ये पत्थर में। इस प्रकार से वहाँ पे उन्होंने कूट वूट के उसको एक थोड़ा सा छेद सा कर दिया, और वहाँ पे ओखली जैसी वो कुछ बन गई। ओखली आपने लगभग हर किसी ने ओखली देखी होगी, नहीं देखी है तो फिर आप गूगल में सर्च करके ओखली का एक दृश्य देख सकते हैं कि ओखली किस प्रकार होती है। मतलब एक पत्थर है, गोल सा कोई पत्थर है, उसमें इस प्रकार से कुछ बना हुआ था, और उससे धान में शायद वो उस समय कूटते होंगे या कुछ अन्य फसल वहाँ पे कूटी जाती होगी, तो उसका प्रयोग किया जाता होगा ओखली का। क्योंकि ओखली बनाने का मतलब ही क्या है? क्यों कोई ओखली बनाएगा भाई? कुछ ना कुछ जब उसका प्रयोग होगा, कुछ शायद जो अनाज होंगे प्रयुक्त होने वाले उस समय के जो अनाज होंगे उनके प्रयोग के लिए ओखली बनाएगा ना कुछ कूटने के लिए। अल्मोड़ा में ही नौगांव मुनियर की ढाई कुछ जगह है वहाँ पे नौगांव, और जोयों ग्राम के समीप मैनहिर में भी इस प्रकार के कपमार्क्स मिले हैं। ठीक है, अल्मोड़ा के नौगांव, मुनियर की ढाई और जोयों ग्राम के समीप में एक जगह है मैनहिर, तो वहाँ पर भी इस प्रकार के कपमार्क्स मिले हैं। डॉक्टर जोशी ने खेखन, और कपमार्क्स जरूरी नहीं कितने बड़े, कहीं कहीं छोटे छोटे कपमार्क्स भी पाए जाते हैं। डॉक्टर जोशी ने, ठीक है, MP जोशी की यहाँ पे बात हो रही है, ने खेखन, जसकोट और देवीधुरा कहाँ पे स्थित है? तो चंपावत नामक स्थान पे यह स्थित है। यहाँ पे एक मेला भी लगता है, बग्वाल का मेला। आगे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से मेले कहाँ पर लगते हैं। नामक स्थानों पर ऐसे ही कपमार्क्स की खोज भी की है। कहाँ पर? खेखन, जसकोट और देवीधुरा नामक स्थानों पर भी ऐसे ही कपमार्क्स की खोज की है। डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच ने गोपेश्वर के निकट, गोपेश्वर कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है, और पश्चिमी नयार घाटी में कपमार्क्स की खोज की है। यशवंत सिंह कटौच ने कहाँ पे इनकी खोज की? तो गोपेश्वर के निकट और पश्चिमी नयार की जो घाटी है वहाँ पे कपमार्क्स की खोज की है। इनसे पता चलता है कि उस समय धान आदि कूटने के लिए, यानी कि कृषक सभ्यता के लोग उस समय रहते होंगे, कृषि करते होंगे। भाई लोग उस समय क्या करते थे? कृषि करना शुरू कर दिया था। काफ़ी समय पहले इंसानों ने कृषि प्रारंभ कर दी गई। तो मेहरगढ़, आपको अगर वर्ल्ड हिस्ट्री या इंडियन हिस्ट्री में जाते हैं तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं। बहुत पुरानी वह बात है, लगभग 5000 साल पुरानी से भी ज़्यादा होगी शायद वह बात। तो मेहरगढ़ में कृषि के सबूत वहाँ पे मिलते हैं, धान वान वहाँ पे प्रयुक्त होता था। वह एक
अन्य चैप्टर है या अन्य हम कभी अगर हम भारतीय इतिहास की सीरीज भी इसके साथ साथ चला रहे हैं, तो भारतीय इतिहास की सीरीज अगर आपने नहीं देखी तो भारतीय इतिहास की सीरीज हमारी आप देख सकते हैं। वहाँ पर हमने चर्चा की है कि मेहरगढ़ में कौन सा अनाज प्रयुक्त हुआ था, उसके बाद हमने सिंधु घाटी सभ्यता वहाँ पे बताया गया है, फिर महाजनपद काल, फिर अन्य हम वहाँ पे अभी सीरीज बहुत चल ही रही है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको भी देख सकते हैं, भारतीय इतिहास की सीरीज, और आपको काफ़ी वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। और बाकी मैं उसका जो लिंक है वह भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके उसको देखिए सीरीज को, और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको वह लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चलता है कि यहाँ पे कृषक लोग थे। उसके बाद है ताम्र उपकरण और मृदभांड। ठीक है, हम अभी प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल को पढ़ रहे हैं, प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल को पढ़ रहे हैं, और उसमें हमने यह जान रहे हैं कि क्या क्या वहाँ पर होता है। इसके बाद हम फिर आदि ऐतिहासिक में आएंगे, फिर उसके बाद फिर ऐतिहासिक काल में, और उसके बाद तो फिर आगे के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ताम्र उपकरण और मृदभांड, तांबे के बने कुछ औजार और मिट्टी के बने हुए बर्तन यानी कि मृदभांड वहाँ पे मिलते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? तो 1951 में हरिद्वार से कुछ दूर एक जगह है, बहादुराबाद नामक एक जगह है, तो वहाँ पर खुदाई के दौरान हमें क्या मिले हैं? तो ताम्र उपकरण और मृदभांड वहाँ से पाए जाते हैं। डॉक्टर कटोच के अनुसार, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने यहाँ पे खोज की होगी, खुदाई करने के दौरान उन्हें यहाँ पे इस प्रकार के उपकरण मिलते हैं। 1953 में डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा द्वारा खुदाई के दौरान भी मृदभांड मिले हैं, व अन्य पाषाण उपकरण, पत्थर से बने हुए कुछ उपकरण भी वहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? तो हरिद्वार से कुछ दूर पर स्थित एक जगह है बहादुराबाद, तो वहाँ से यहाँ मिले जाते हैं। और इसको माना जाता है कि ताम्रयुगीन जो काल था उस समय के यह माने जाते हैं। देहरादून की कालसी घाटी से भी इस तरह के उपकरण मिले हैं। किस तरह के? ताम्र उपकरण और मृदभांड कहाँ से भी मिले हैं? तो देहरादून की कालसी घाटी से भी इस तरह के उपकरण मिले हैं, जो आरंभिक पाषाण काल के माने जाते हैं। आरंभिक पाषाण काल, जो पत्थर वाला जो काल था, काल युग था, तो उस समय के वह माने जाते हैं। तो इस प्रकार कहाँ मैंने आपको बताया था कि ताम्र उपकरण कहाँ से? हरिद्वार में बहादुराबाद, ठीक है, से मिले हैं। 1951-1953 में उसकी खोज की गई। देहरादून के कालसी घाटी से भी यह प्राप्त होते हैं। तो बस आपको जो प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल है, ठीक है, उससे आपको इतना ही याद रखना है, और इन चीज़ों को आप नोट भी कर सकते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि एक टेलीग्राम चैनल पे आपको यह उपलब्ध भी करा दूँ, जो यह PDF है, जो हैंडआउट्स हैं जो मैंने बनाए हैं, यह PDF, तो इसका मैं आपको हैंडआउट यानी कि आपको मैं इसको उपलब्ध कराऊँ, तो कुछ समय में मैं आपको यह टेलीग्राम चैनल के बारे में बताऊंगा, और यह जो सारी जो PDF फाइल्स हैं इनको भी आपको उपलब्ध कराऊंगा, ताकि आपके जो नोट्स हैं वो भी आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आपके नोट्स आपको इजीली हमसे प्राप्त हो जाएं, और आप उनको चीज़ों को पढ़ना है। क्योंकि पढ़ाई आपको जारी रखनी है, और एक बार समझ में नहीं आ रहा तो 10 बार पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि मेन का कोई चीज़ नहीं आती है, नहीं आना कभी भी बुरी बात नहीं है। कोई चीज़ आपको अगर नहीं आती है तो आप गलत नहीं है, आप कुछ भी बुरा नहीं है उसमें। भाई नहीं आती है तो नहीं आती है, ठीक है, नहीं सीखा है तो नहीं आता, लेकिन सीखने के लिए भी तत्पर ना रहना। आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो बुरी बात नहीं है, लेकिन आप अगर सीखना भी नहीं चाहते वो, तब वो एक गलत बात हो जाती है कि आपको नहीं आती, चलो ठीक है, लेकिन सीखना की भी कोशिश नहीं करना, तो वो एक गलत बात हो जाती है कि भाई हम सीखना भी नहीं चाह रहे हैं, तो फिर तब फायदा ही क्या है फिर पढ़ने का, है ना। तो मैं आपको हैंडआउट भी आपको दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराऊंगा, जिससे कि आप इन चीज़ों को आप नोट्स इजीली बना सकें और आप अपनी तैयारी जारी रखें। बस आपको 10 तो नहीं कहूँगा, पर 4-5 घंटे ही आप अगर बढ़िया तरीके से तैयारी करते हैं डेली, मतलब, और आगामी 6 महीने तक अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं, मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम आपके सामने आ जाए, आप उसको ईजिली क्लियर कर सकते हैं। और आपको सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं पढ़ना है, आपको एक टाइम टेबल बनाना है कि यहाँ पे मैंने उत्तराखंड भी पढ़ना है, साथ में भारतीय इतिहास भी पढ़ना है, भारतीय भूगोल भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स से पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, साइंस से रिलेटेड कुछ तथ्य पढ़ने हैं। उत्तराखंड में तो ज़्यादा साइंस से रिलेटेड उतना जो ग्रेजुएट लेवल या इंटरमीडिएट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा नहीं जाता है, फिर भी आपको जानकारी उन चीज़ों की होनी चाहिए। भाई कहीं अगर उत्तराखंड के अलावा आप यूपी के एग्ज़ाम देने बैठ जाएँ, या किसी अन्य स्टेट का को PCS का एग्जाम देने बैठ जाए, तो वहाँ पर तो पूछा जाए। उत्तराखंड में अगर आप UKPSC का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे साइंस से रिलेटेड चीज़ें भी आपसे पूछी जाती हैं। तो आपको बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखना है, और आपको पढ़ाई इसलिए करनी है क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, आगे जाके आपको एग्जाम में आगे बढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, क्योंकि इसके लिए ही आप
पढ़ाई कर रहे हैं कि आपको साथ में दूसरा यह भी है कि आपको ज्ञान में आपकी वृद्धि हो। पढ़ाई इसलिए भी की जाती है भाई, आप अगर आप एग्ज़ाम निकाल लेते हैं उसके बाद भी आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके ज्ञान में समझ में वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम अब कुछ इस प्रकार यह चैप्टर हमने खत्म कर दिया लगभग, और अब हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं। कौन कौन सी पुस्तक इससे संबंधित, जो ये चैप्टर था उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो कुमाऊं के गुफा चित्र एक पुस्तक है, डॉक्टर MP जोशी द्वारा लिखी गई। कुमाऊं की चित्रकला एक पुस्तक है, डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा लिखा गया। उत्तराखंड का इतिहास डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल द्वारा, यह बहुत सारे खंडों में, शायद 22-24 खंडों में उन्होंने यह पुस्तक लिखी है। उत्तराखंड का इतिहास, टिहरी का इतिहास भी उन्होंने लिखा है, तो उनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। चारण का नाम उनको दिया जाता है। चारण का मतलब है वो चलते रहना, मतलब एक क्या बोलते हैं कि वो एक जगह पर टिके नहीं रहते थे, वो चलते रहते, तो इस प्रकार उनको चारण कहा गया है। उत्तराखंड का नवीन इतिहास डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। तो इस प्रकार की ये 4 पुस्तकों के नाम भी आपको याद रखने हैं, और क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार एग्जाम में पुस्तकों के नाम और उनके जो लेखक हैं उनके बारे में भी पूछा गया है। तो दोस्तों, यहाँ हमने आज उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल को जाना, और अब आगे हम आद्य ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल पर आएंगे। आद्य ऐतिहासिक काल का भी एक चैप्टर हमारा रहेगा, फिर ऐतिहासिक काल में तो फिर अनेक चैप्टर, अनेक लेक्चर्स रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे फिर आपके कुणिंद शासन आएंगे, ठीक है, आपके कत्यूरी शासन आएंगे, पौरव वंश आता है, ठीक है, वर्धन का जो टाइम है, हर्षवर्धन का उस समय में यहाँ पे कौन था उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर यहाँ पे चंद वंश, और गढ़वाल में परमार वंश। इस प्रकार से हम काफ़ी सारे राजाओं के, और फिर ब्रिटिश शासन, फिर उत्तराखंड शासन 1947 के बाद, और फिर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक राज्य का रूप में निर्माण। तो हम कहाँ से कहाँ शुरू कर रहे हैं, पाषाण काल से लेकर और सन 2000 के बीच का जो समय है उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। 2000 के बाद फिर हम यहाँ पे पंचायती राजों से संबंधित पढ़ेंगे कि पंचायती राज में यहाँ पे 2016 में क्या हुआ, 2019 में क्या संशोधन हुआ, और इस प्रकार हम पंचायती राज व्यवस्था भी यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो अभी काफ़ी बाद की बात है, पहले हम उत्तराखंड के इतिहास को कंप्लीट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं तक थी, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट होता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करिए और आराम से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आप पूछिए और हम आपका ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। बाकी यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जल्द से जल्दी हर वीडियो मिलते रहे, और हमारी जो भी नई वीडियो आए तो वो आप तक पहुँचती रहे। बाकी मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ में, ठीक है। और आपने हमारी अगर जो इतिहास सीरीज मैंने आपको बताई वह नहीं देखी है तो उसको जाके देखिए, आपको बहुत इंटरेस्ट उसमें आएगा, और आपको समझ में भी काफ़ी चीज़ें आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।